तो बच्चों, कॉस्ट ऑडिट के अंदर आज हम ऑफिशियली आगे बढ़ते हैं। पहला जो सेशन था उसके अंदर हमने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, कुछ बेसिक बातों को जाना था, थोड़ी हिस्ट्री जानी थी जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर दी गई है। आई प्रीफर टू रीड द न्यू मॉड्यूल, है ना। किसी को भले ओल्ड में देना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो टॉपिक है वो नए मॉड्यूल में से पढ़े, क्योंकि नए मॉड्यूल के अंदर आपको हर एक को चैप्टर वाइज बांटा है और दूसरा चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच मेकिंग दिया हुआ है, जिससे आपका 25 मार्क का वेटेज है। सो आपको फायदा क्या हो जाएगा कि हर एक चैप्टर के नीचे उन्होंने ही खुद दिया हुआ है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कॉस्ट ऑडिट के जिसके अंदर एमसीक्यू निकालना टफ है, तो इंस्टीट्यूट ने खुद बना के दिए है। ओल्ड वाले में ये मेहनत नहीं की थी, तो यहाँ में ये मेहनत उन्होंने बहुत अच्छी की है। सो लेट अस स्टार्ट। क्या है कॉस्ट ऑडिट के अंदर हम समझते हैं। तो मैं आज कौन सी चीज शुरू करता हूँ, सीधा सीधा मैं आपको ये वाला सेकंड वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ। बराबर आज के दिन में ये 6 रूल्स में से मैक्सिमम रूल्स को मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। बराबर उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड मेरे को चैप्टर 1 में से आपको दिखाना है, दैट आई एम गोइंग टू शो। वैसे मेरे पहले डिस्कशन के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत सारी कवर हो चुकी है, सो दैट इज वाई अभी तो क्या आपको वो क्विकली जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा रिविजन जैसा आपको लगेगा। So let us start studying these topics. देखो, आपका पहला चैप्टर कॉस्ट ऑडिट का। यहाँ इनिशियल लेवल पे कुछ कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशंस दी है कि कॉस्ट ऑडिट किसको बोलते हैं भाई। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में दे हैव स्टेटेड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यहाँ देखो, तो कुछ डेफिनेशंस आपको इधर से दी गई है, किससे? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। कुछ डेफिनेशन उन्होंने ये CIMA वाली ली है, बराबर। बट ये सभी डेफिनेशन का क्रक्स मैं बोलूं, कॉस्ट ऑडिट बोलते किसको है, ये डेफिनेशन एक्चुअली किसकी है, उन्होंने बताया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट। बराबर, उन्होंने कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन बताई कि कॉस्ट ऑडिट किसको बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट मीन्स आपके बुक्स जो है, जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के बेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे लिखे गए हैं एंड वो प्रॉपर पिक्चर दिखा रहा है कि नहीं, ये चेक करना, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। दूसरा कि ये जब भी बुक्स बनाते हैं आप उसकी कोई पॉलिसी बनाते हो, है ना। कुछ भी चीजें जब आप अकाउंट भी बनाते हो तो अकाउंट्स के पीछे आपकी कुछ पॉलिसीज होती है उसकी। तो ऐसे कॉस्टिंग के पीछे आपने जो भी पर्पसेस रखे थे, जो पॉलिसीज बनाई थी, आपके बुक्स उसको एडहियर करते हैं कि नहीं, मीन्स उस हिसाब से बुक्स बनाए कि नहीं, दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑडिट। हमको तो ये वाली डेफिनेशन पढ़नी है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन, यहां से यहां तक की ये डेफिनेशन है। तो क्या है ये डेफिनेशन? देखो, अ सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर द रिव्यू, एग्जामिनेशन एज वेल एज अप्रेजल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन्स बुक्स एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन मीन्स उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, विच इज टू बी मेंटेन्ड बाय द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। ये किनको मेंटेन करनी है? तो भाई सेक्शन 148 जिनको लगता है उनको ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, बराबर। बाय व्हाट? एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट एंड रूल्स देयरऑफ। अब कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 148। एंड रूल्स कौन सा? CRA रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, बराबर। तो ये है आपका कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन। क्या है कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन? एक तो रिव्यू करना, वापस से देखना, व्यू का मीनिंग देखना, रिव्यू मीन्स वापस से देखना। दूसरा क्या करना? एग्जामिन करना, चेकिंग करना। एंड तीसरा है अप्रेजल करना। अप्रेजल क्या बोलते हैं मालूम? आपका जब टेस्टिंग करते हैं ना, कोई भी टेस्ट लेते हैं इधर या फिर इंस्टीट्यूट वाला जब एग्जाम लेता है और फिर चेकिंग करके जब आपको रिजल्ट देते हैं ना, वो रिजल्ट को ही बोलते हैं अप्रेजल। अप्रेज करना, आपके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना कि बराबर है कि नहीं। सो ये 3 चीजें हैं, रिव्यू, एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल। आपको याद रखना हो तो ये डेफिनेशन मींस नाम याद रखना, रिया। रिया, रिया का मीनिंग क्या? रिव्यू, एग्जामिनेशन एज वेल एज अप्रेजल। ये रिया किसका करना है? रिया किसका करना है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, प्लस उसके साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन का। मीन्स आपको ये रिया मीन्स रिव्यू, दूसरा क्या? एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल। किसको करना है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
प्लस उसके साथ जुड़ी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों? और वो जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो किसके बेस पे? तो भाई एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट एंड देयर रूल्स। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन बता रहा है ये करो, 148, एंड कौन सा रूल्स बता रहा है? तो CRA रूल्स 2014। अब मेरे को आपको वो चीज भी बतानी है कि भाई वो सेक्शन 148 कहाँ है भाई, 148 कहाँ है? तो यहाँ पूरा 148 दिया हुआ है, शांति से देखिएगा। मैं सीधा सीधा मेन मुद्दों पे आता हूँ। 148 दिखाना है मेरे को, सेक्शन 148, जिसके अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात की गई है। यस, ये रहा, देखो बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना। यही हमारा माई बाप है, हमारा जन्म ही इधर से हुआ है ना। हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जन्म कहाँ से हुआ है? कंपनियों को फॉलो करना है, तो कंपनीज में से जन्म हुआ है। कंपनी में कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कौन से सेक्शन में बोला है? तो भाई 148 में बोला है। तो ये हमारा जन्म स्थान है कॉस्ट ऑडिट का, बराबर। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 करके ऐसे 8 सबसेक्शन है। सेक्शन 148, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू दैट। उसमें पूरा कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड कॉस्ट ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। कौन कर सकता है? कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन इधर ही लिखिए, बराबर। तो देखो सबसे पहले, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर, देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है में बाय ऑर्डर क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्या करेगा? क्लासेस ऑफ कंपनीज जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी प्लस सर्विसेज में इन्वॉल्व होगी, और वो भी कैसे? प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है? रूल्स। मीन्स ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्शन में है प्लस सर्विसेज में है। सो अगर आपके माइंड में ऐसा हो कि कॉस्ट ऑडिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगता है, तो गलत चीज है। देयर आर 6 सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज आल्सो व्हिच आर कवर्ड बाय द कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो गुड्स प्लस सर्विसेज, बराबर। इन लोगों को मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज जिनको प्रिस्क्राइब किया गया, ये प्रिस्क्राइब कहाँ गया है? CRA रूल्स में, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। उसमें भी कहाँ? तो रूल नंबर 3 के अंदर एग्जैक्ट में स्पेस बता रहा हूं कि कहाँ स्पेसिफाई किया है। तो भाई यहां स्पेसिफाई किया है, ओके। फिर आगे देखो क्या आ गया ये, एक मिनट, ओके, कुछ बिन जरूरी चीजें आ गई थी। चलो, तो प्रिस्क्राइब डायरेक्ट दैट द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन। अब इनको क्या करना है? गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा। क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा? कि उन्होंने कितना मटेरियल यूटिलाइज किया, कितना लेबर खर्च किया, कितने दूसरे अदर खर्चे किए, बराबर, जिसके हमको बुक्स बनाने हैं, बराबर। बाय दैट क्लास ऑफ कंपनीज। कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज? जो रूल 3 में कवर्ड है, ओके। अब इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो का मीनिंग आप सभी को मालूम होता है, एक्सेप्शन, अपवाद। अब गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो लोग ये CRA के कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट के रूल 3 के अंदर कवर्ड है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, बराबर। बट गवर्नमेंट चाहे तो बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर वो क्या करेगी? शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर सच स्पेशल एक्ट। ये क्या है? कुछ कंपनियां हैं जिनको कुछ स्पेशल एक्ट लगते हैं। अब उनका भी हमको कॉस्ट ऑडिट करवाना हो तो हमको पहले वो जो एक्ट की गवर्निंग बॉडीज है उनको पूछना पड़ेगा कि भाई हम ये आइटम का कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहते हैं, उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनवाना चाहते हैं। आपने जो उसके रिलेटेड स्पेसिफिक एक्ट बनाया हुआ है, वो एक्ट की कोई प्रोविजन वायोलेट तो नहीं हो जाएगी अगर मैंने इसको कॉस्ट ऑडिट में लाया तो वो हमको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी वो लिस्ट दिखाऊंगा, वो लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये आइटम आई, तो उससे पहले उसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक एक्ट था वहां से उनके जो रेगुलेटर्स थे उनके पास से इन्होंने परमिशन ली है कि हम आपकी टाइप की कंपनी को कॉस्ट ऑडिट में लाना चाहते हैं, तो आप हमको परमिशन देते हो, हमको इतना इतना चेक करना है, आपके कोई रूल्स वायोलेट होते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि होते हैं तो फिर हम उस हिसाब से चेंजेस करेंगे हमारे नियम की एप्लीकेबिलिटी में। नहीं होते हैं
तो वो परमिशन दे देगा, तो उनको हम कॉस्ट ऑडिट में ले आएंगे। तो प्रोविजो समझ में आया? प्रोविजो का मीनिंग ये जनरली उन्होंने बोल दिया तो तुरंत वो कंपनी आ जाएगी, ऐसा नहीं। कोई जगह पे कुछ स्पेसिफाई एक्ट बने हैं कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज के, तो वो एक्ट के जो रेगुलेटर्स है उनसे परमिशन लेके ही हम कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी करवाएंगे। क्लियर? चलो दूसरा, ये पहला रूल था। तो पहले रूल में उन्होंने क्या बताना चाहा? ये पहले रूल को अगर मैं क्रक्स बताना चाहूं, इसका समरी बताना चाहूं, शॉर्टली बताना चाहूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट बाय ऑर्डर टेल सर्टेन कंपनीज टू मेंटेन देयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर कॉस्ट ऑडिट पर्पस। ठीक है? गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय ऑर्डर कुछ कंपनियों को बोलेगी कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं और लेटर ऑन आपका कॉस्ट ऑडिट होगा। ठीक है? ये पावर है। सो गवर्नमेंट इधर क्या करता है? ऑर्डर देता है, और जिनको ये ऑर्डर आता है उनको ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। और वो ऑर्डर कहां दिया गया है? तो सीआरए रूल्स थ्रू रूल 3 के अंदर वो ऑर्डर दिया गया है। चलो आगे, नंबर 2। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, उनके ओपिनियंस थ्रू ऐसा लगता हो तो वो बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेंगे कि भाई ऐसी कंपनी जो सबसेक्शन 1 में कवर्ड है, मींस इधर कवर्ड है, अगर उनकी नेटवर्थ का मीनिंग क्या? नेटवर्थ का मीनिंग क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सबका टोटल, इन शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड। तो उनकी नेटवर्थ या फिर कोई टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब किया गया हो, नेटवर्थ प्रिस्क्राइब की गई हो या टर्नओवर प्रिस्क्राइब किया गया हो, तो उनका भी कॉस्ट ऑडिट करना है। अब ये है ना, खिड़की है, एक विंडो है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपने पास एक राइट रखा है कि अभी तो हमने क्या नियम बनाया कि रूल 3 के अंदर जो कंपनियां हैं ना भाई, उनको ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि उनके लिए हमने ऑर्डर पेश किया गया। बट हम चाहे तो आगे जाके कुछ कंपनियों को सिर्फ उनके नेटवर्थ के बेसिस पे एंड कुछ कंपनियों को उनके टर्नओवर के बेसिस पे कॉस्ट ऑडिट में ला सकते हैं। मींस क्या? वो भले रूल 3 में कवर्ड ना हो, भले उन्होंने जो लिस्ट बनाया है रूल 3 के अंदर रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, वो भले उसमें कवर्ड ना हो, बट गवर्नमेंट चाहे कि नहीं भाई इसका तो 500 करोड़ का टर्नओवर है, उसका तो कॉस्ट ऑडिट करना ही चाहिए, भले वो रेगुलेटेड में या नॉन रेगुलेटेड में, दैट इज रूल 3 में कवर्ड नहीं है तो भी। तो गवर्नमेंट ने अपने पास ये राइट बना के रखा है। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग कि गवर्नमेंट ने अभी तक ये सबसेक्शन 2 का यूज नहीं किया है। ये पावर एक्चुअली 2011 में जो नए रूल आए थे ना, उसमें था कि इतना टर्नओवर है ना, 100 करोड़ का टर्नओवर था एंड 25 करोड़ की एसेट का टोटल था, मींस बैलेंस शीट 25 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर हो ना, वैसे सभी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी था। तो वो रियल की कुछ झांकियां इधर सबसेक्शन 2 में दिखती है, 148(2). क्लियर है? तो 148(2) को मैं समराइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट ने एक विंडो रखी है अपने पास, एक खिड़की रखी है अपने पास, जब चाहे तो ये खिड़की का यूज करके, भले रूल 3 में कोई कंपनी कवर नहीं हुई है, तो वो कंपनियों को भी उनके टर्नओवर बेस पे या फिर क्या नेटवर्थ के बेस पे क्या करेंगे? कॉस्ट ऑडिट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर दे सकते, देखो बाय ऑर्डर लिखा है, ये शब्द को भूल मत जाना, ऑर्डर देना जरूरी है। यहां भी क्या था? बाय ऑर्डर था, बट ये ऑर्डर में उन्होंने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है रूल्स के अंदर। यहां बाय ऑर्डर वो कर सकते हैं, एज मे बी, अभी कहा नहीं है कि इनको करना है बराबर, बट ये पावर रखा है। चलो तीसरा, सबसेक्शन 3, देखो 148 जानना जरूरी है एंड ये रूल्स जानना जरूरी है, तो 148 दिखा रहा हूं। चलो तीसरा, अब देखो यहां है ना, हम लोगों की बात हुई है कि भाई ये काम करेगा कौन? कॉस्ट ऑडिट कराना तो बोल दिया, बट कौन करेगा? तो भाई इनके यहाँ हमारे ये हीरो की एंट्री है, बाजते गाजते हीरो की एंट्री हो रही है क्या कि भाई ये कॉस्ट ऑडिट करने का आएगा कौन? तो देखो द ऑडिट, अब रिकॉर्ड्स बनेगा तो ऑडिट होगा, ऑडिट होगा तो ऑडिट कौन करेगा? तो देखो ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 इज कंडक्टेड बाय व्हाट? कॉस्ट अकाउंटेंट।
बट कौन सा? इन प्रैक्टिस। तो कॉस्ट ऑडिट कौन कर पाएगा भाई? ऐसा कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं, पहले को समराइज करूं, तो यहां बात रिकॉर्ड्स की हो रही थी, टू बी मेंटेन्ड। दूसरे में उन्होंने ऑडिट की बात की, ये रहा ऑडिट। और यहां मैं बात करूं तो हाँ, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, पर्टिकुलर्स का मीनिंग समझ लो, रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, और उसमें मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स। अब सर ये मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स, ये लिस्ट कहाँ है? कितनी आइटम्स के कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के? क्योंकि हजारों प्रकार के खर्चे होते हैं, तो सभी खर्चे के रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने 30 आइटम्स का लिस्ट दिया है। सर कहाँ दिया है? CRA 1। CRA 1 क्या है? एक फॉर्मेट है, और उसके अंदर है ना 30 कॉस्ट की आइटम्स लिखी है कि भाई ये 30 चीजों के, और उसके बारे में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई मटेरियल तो उसके इतने 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 रिकॉर्ड्स, लेबर तो उसके इतने 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 रिकॉर्ड्स, एक्सपेंसेस तो उसके इतने 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 रिकॉर्ड्स, तो वो बनाने। तो ये एक लिस्ट दिया गया है रूल CRA में, CRA 1 के अंदर। CRA क्या है सर? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट का फॉर्मेट है। CRA 1, 2, 3, 4, 4 फॉर्मेट है। उसमें पहला फॉर्मेट 30 आइटम की कॉस्ट के नाम है उसके, बराबर। तो यहाँ रूल 3 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला गया है कुछ इंडस्ट्रीज को, बट कौन से रिकॉर्ड्स? तो वो 30 कॉस्ट की आइटम्स के रिकॉर्ड्स। दूसरी बात, वो आइटम्स बनेगी, फिर उसका ऑडिट होगा, और ये ऑडिट करने के लिए उनके पास ये 2 पावर बना के रखे। कौन से? जब चाहे नेटवर्थ के बेस पे, जब चाहे टर्नओवर के बेस पे ऑडिट भी करवा लेंगे। ऑडिट करवाना है तो उसके लिए उनको रिकॉर्ड्स भी बनवाने पड़ेंगे। तीसरा तीसरे के अंदर ये बताया कि हु विल डू द ऑडिट, हु विल डू कॉस्ट ऑडिट? तो प्रैक्टिसिंग CMA। प्रैक्टिसिंग CMA किसको बोलते हैं? ऐसा CMA जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है, COP बोलते हैं इसको, COP। सर पास हो जाते तो ये नहीं मिल जाता? नहीं, पास होने से ये नहीं मिलता, पास होने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब मिलता है। CMA तो हो गए, बट CMA होने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। आप कर सकते हो, CMA हो तो आप कर सकते हो, फाइनल की एग्जाम क्लियर की, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, ट्रेनिंग वेनिंग वगैरह, तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस का काम कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? सर 15 महीने नहीं, 15 महीने तो एग्जाम देने के लिए चाहिए। 15 महीना कंपलसरी आर्टिकलशिप किसके लिए? एग्जाम देने के लिए। फिर 15 महीने के बाद एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद सपोज हो गए तो फिर आप जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नहीं, प्रैक्टिस तुरंत नहीं कर सकते। अब आप जॉब करो, या फिर वही CMA की फर्म में जहां आपने 15 महीने किए, बाकी के महीने, दैट इज 36 में से 15 काट लो, बाकी के उधर कंप्लीट करो। फिर जब 36 महीने हो जाएंगे आपके टोटल, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके लिए ये COP चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तब तक आप एज ए ट्रेनी काम कर लो। सपोज कहीं जॉब कर रहे हो तो वो जॉब का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा आपकी ये 36 महीनों में, और वो 36 महीने हो गए, उसके बाद क्या कर सकते हो? आप COP के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार COP दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया, तो फिर कितने महीनों के बाद, सॉरी कितने मीन्स COP के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद कितने सालों के बाद आपको फेलो CMA का डिग्री मिलेगा? अब ये जरा समझ लो, जब आप CMA हो जाते हो ना, तो सिर्फ CMA हुए, 3 साल तक आपने आर्टिकलशिप की, उसके बाद आप कौन सा CMA कहा जाओगे? तीन स्टेजेस है CMA के, समझ लो। पहला है नॉर्मल CMA, फिर दूसरा है ACMA, एंड तीसरा है FCMA। फर्क क्या है? कोई भी बंदा जो पास हो जाता है वो CMA बन जाता है। जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया आर्टिकलशिप या जॉब का, तो उसको एसोसिएट CMA बोलते हैं। फिर उसके बाद COP के लिए अप्लाई किया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की फॉर्म खोली अपनी, और 5 साल तक प्रैक्टिस की, तो 5 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको ये डिग्री मिलती है फेलो CMA।
FCMA। तो याद रखना, जो अपने विजिटिंग कार्ड में FCMA लगा रहा है, समझ लो उसका पहले 3 साल तो हो गए, उसके बाद 5 साल का प्रैक्टिस हो गया, तब जाके वो फेलो CMA कहलाता। ठीक है, चलो। तो द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 shall be conducted by whom? Cost accountant in practice. Cost accountant in practice means ये एसोसिएट CMA कर सकता है प्रैक्टिस, मीन्स 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, either as a trainee or as a job, whatever, बट 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उसको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय बोर्ड। तो ये हमारे माई बाप कौन है भाई? बोर्ड। बोर्ड का मीनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक चीज समझ लो, CMA को कौन अपॉइंट करता है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स मुकेश भाई डिसाइड करेंगे कि रजनीश जैन को रखना है कि नहीं CA को, या फिर कॉस्ट ऑडिटर किसको रखना है। रजनीश जैन तो CFO, बट मुकेश अंबानी मीन्स इज अ पार्ट ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इज अ CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो बंदा डिसाइड करेगा कि मेरी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कौन होगा। वो बंदा मीन्स उसकी टीम, जिसको BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड ऑन सच रेम्यूनरेशन एज में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स, मीन्स आप उनको अपॉइंट करोगे तो उनको रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीस। रेम्यूनरेशन डजंट मीन सैलरी, ये रेम्यूनरेशन मीन्स फीस। एज में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब सर कॉस्ट ऑडिटर को फीस कितनी देने की, तो वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं, और उसके लिए रूल्स हैं। प्रिस्क्राइब्ड शब्द लिखे ना तो समझ लेना कि रूल्स है। जब भी प्रिस्क्राइब शब्द आए तो क्या मान लेने का? कि रूल्स है। ठीक है, तो हम रूल्स में पढ़ेंगे कि इनकी फीस कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, अब इसका प्रोविजो है, ये जो मेन नियम बना उसका एक प्रोविजो। प्रोविजो का मीनिंग एक्सेप्शन। फिर उसका दूसरा प्रोविजो है, उसको प्रोवाइडेड फर्दर बोलते हैं। अगर तीसरा प्रोविजो हो तो प्रोवाइडेड ऑल्सो बोलते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, ऐसा करके 3 एक्सेप्शन तक जाता है। सर चौथी भी एक्सेप्शन हो तो प्रोवाइडेड ऑल्सो उस वही नंबर से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, नो डाउट हमारे कॉस्टिंग में और लॉ के अंदर बहुत ज्यादा उतने एक्सेप्शंस नहीं है। बाकी इनकम टैक्स में चले जाओ, एक प्रोविजन के कभी कभी 19 एक्सेप्शन होते हैं। 19 एक्सेप्शन तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलो। तो प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सर ये 139 क्या है? तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, दैट इज CA की अपॉइंटमेंट का नियम है। मीन्स अगर CA को अपॉइंट किया और उसके पास दूसरी डिग्री CMA की भी है, बट वो CA की प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिसिंग CA का मीन्स वो बंदा कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। CA फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट कर सकता है एंड CMA कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कर सकता है। बट सर वो दोनों डिग्री वाला है, बट प्रैक्टिस किसकी करता है वो देखो। अगर वो प्रैक्टिस CA की कर रहा है तो भाई वो CA का ऑडिट करेगा। बट सर वो प्रैक्टिस भले CA में है, बट वो प्रैक्टिस CMA की तो कर सकता है, बराबर। बट वो प्रैक्टिस CA की करता हो तो दैट CA कैन नॉट बी डू द कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, सो इफ यू आर देयर इन 139 यू कैन नॉट बी देयर इन 148, आइदर और है भाई। अगर दोनों डिग्री है तो 139 के हिसाब से आप ऑडिट करने जा रहे हो मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे 148 में काम नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। ओके, provided further that auditor conducting the cost audit shall also comply with cost auditing standards. ओहो, मीन्स कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कंप्लाई करेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अब ये क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सुना है, व्हाट अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? तो बच्चों बहुत कम, दैट इज 5, दैट इज ओनली 5 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है और 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है एंड 15 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट करके रखे हैं, अभी उसको फाइनल नहीं किया है। मीन्स आगे जाके ऐसा समय आएगा आज से 10-15 सालों में कि टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 तक पहुंच जाएंगे। बाकी के 15 का ड्राफ्ट रिकॉर्ड रेडी है, बट अभी उसको पारित नहीं किया गया है, पार्लियामेंट द्वारा पास नहीं किया गया है, वो भी ड्राफ्टेड फॉर्म में। कितने हैं ऐसे? 15 हुए। कितने जिनको ऑलरेडी पारित कर दिया? 24। किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
CAS, आप जो मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था। आप डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ते थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था। तो ऐसा इंटरमीडिएट में आप नहीं ओवरहेड्स पढ़ते थे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। तो आप इंटर में ही ऑलरेडी 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशन। तो 10 में से मीन्स 24 में से 5 स्टैंडर्ड तो आपने इंटर में ग्रुप 1 में पढ़ लिए। एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर, उसका 7 नंबर का स्टैंडर्ड है। तो ऐसे अलग अलग नंबर के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब बाय द वे व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड, ये भी थोड़ा आप समझ लो। वो 24 स्टैंडर्ड हम अलग से पढ़ेंगे, बट पहले समझ लो कि स्टैंडर्ड्स क्यों बने हैं। तो स्टैंडर्ड्स बच्चों इसलिए बने हैं कि कोई एक मैटर की कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल हो, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट से आपका आउटकम अलग अलग आ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सपोज मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए मैं मटेरियल इश्यू की फीफो टेक्निक फॉलो करता हूं, तो जो स्टॉक पड़ा होगा वो लेटेस्ट प्राइस वाला होगा। क्यों? पुराना स्टॉक हमने पहले निकाल दिया। अगर मैं लीफो फॉलो करूं तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसकी प्राइसिंग कैसी होगी? पुरानी, क्योंकि लेटेस्ट को तो हमने पहले बेच दे दिया। तो आप सोचो, अगर मैं फीफो एंड लीफो ये दोनों में से कोई एक पकड़ लूं तो मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन अलग आ सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल फीफो एंड लीफो से। तो अब ऐसा मेरे को अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉलो करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नियम बना दूंगा कि भाई सब लोग ये फॉलो कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि बीइंग अ गवर्नमेंट, सपोज ये फार्मा कंपनी का और ये फार्मा कंपनी का, दोनों का मेरे को चेकिंग करना है रिकॉर्ड्स आपकी प्राइसिंग के लिए। तो मैं कोई एक कंपनी फीफो फॉलो करे, दूसरी लीफो फॉलो करे, तो दोनों का वैल्यूएशन स्टॉक का सेम नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट भी डिफर होगा उसकी वजह से। सो दैट इज वाई मैं क्या कर देता हूँ, एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर देता हूँ। अब देखो एक चीज पक्की है कि सभी स्टूडेंट्स अलग अलग एबिलिटी के बॉस है, हर एक के पास अलग अलग एबिलिटीज है, बराबर। बट मेरे को सभी का चेकिंग करना हो तो सभी को कोई कॉमन लेवल पे लाके ही चेकिंग करना पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई ये कॉमन सब्जेक्ट्स रखे हैं कि भाई 20 सब्जेक्ट है फाउंडेशन से फाइनल तक, ये पास होके दिखाओ, ये कॉमन टेस्टिंग है। कोई एक नहीं रखा है, 20 रखे हैं। क्यों? क्योंकि किसी की एक्सपर्टाइज किसी में हो, किसी के दूसरे में हो, बट बाकी सभी का भी बेसिक नॉलेज तो चाहिए, दैट इज वाई उन्होंने रखा है। बट एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है कि नहीं, सभी का सेम डेट को एग्जाम, सभी का सेम पेपर एग्जामिनेशन का, पूरे इंडिया अक्रॉस द इंडिया सेम पेपर आता है, अक्रॉस द इंडिया सेम डेट पे सेम टाइम पे एग्जाम रहती है, सेम टाइम ड्यूरेशन होता है 3 घंटा और 15 मिनट। आर यू गेटिंग? और सभी का टाइप भी सेम रहता है, भाई इनको ओरली लिखने बोलने की छूट है, इनको लिख के करने की छूट है। ऐसा नहीं चलेगा किसी को कंप्यूटर, सभी की सिस्टम एक ही प्रकार की, सपोज लिख के देना है तो सभी का लिख के, ऑनलाइन है नहीं तो सभी की ऑनलाइन। तो अब इससे क्या होगा, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का पर्पस समझ लो, ये जो अलग अलग पॉसिबल ट्रीटमेंट थी उसके हिसाब से पॉसिबल आपके बुक्स अलग अलग रिकॉर्ड दिखाते, उसके मुकाबले आप क्या करेंगे, तो इधर सेम प्रकार के रिकॉर्ड दिखाएंगे, सेम प्रकार का आपका कंपैरिजन का बेस बनेगा। ठीक है, सो ऑडिटर शेल कंप्लाई विथ, अब यस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा रहा था, वो कितने हैं? 24। अब ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, देयर आर 5 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमको क्या डायरेक्ट करते हैं कि आपको ऑडिट कैसे करना है, कॉस्ट ऑडिट कैसे करने का, उसका गाइडेंस देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंट कैसे लिखे होने चाहिए, तो भाई ये गाइडलाइंस के हिसाब से लिखे होने चाहिए। अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपके अकाउंट्स लिखे होने चाहिए। एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या दिखाते हैं कि जब भी एज ए कॉस्ट ऑडिटर आप ऑडिट करने जाओ तो आपको क्या ध्यान में रखना है, किस चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे चेक करना है, उसका पूरा गाइडेंस दिया गया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये 2 प्रोविजो है, एक में बताया गया कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे अपॉइंटेड हो तो आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते, एंड दूसरा कि भाई जो भी ऑडिटर होगा उसको जब भी ऑडिट करना हो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही ऑडिट करना चाहिए। अब है ना, ये पहला प्रोविजन है ना, उससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट डू द रोल ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर। ये पक्का है।
बट अगर आप जहां जिस यूनिवर्सिटी से बीकॉम पढ़े उसमें टीवाई बीकॉम में ऑडिट नाम का सब्जेक्ट आता है, और आप अपने जो ऑडिट के टीचर है यूनिवर्सिटी के उनको पूछना, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। पुराने नियम ऐसे थे 2002 से पहले कि भाई अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में कॉस्ट अकाउंटेंट अवेलेबल ना हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ऐसा नियम बहुत पहले कंपनीज एक्ट में था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज्यादा संख्या में कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं थे मार्केट में। बट अब ये नियम आने के बाद वो तो कब से निकल चुका है, बट फिर भी टीवाई बीकॉम में एमएस यूनिवर्सिटी में अभी भी ये पढ़ाया जाता है, जो गलत है, याद रख लो। आप क्या दिखा दो, 148 सबसेक्शन 3 प्रोविजो कौन सा, वो 1, सेक्शन 148 3 का प्रोविजो नंबर 1 क्या बता रहा है, सी कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कॉस्ट ऑडिट। चलो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये कॉस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि कोई नई टर्मिनोलॉजी यूज की हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने एक शब्द को एक्सप्लेन किया है कि भाई कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो भाई हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ, जो पुराना नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो 59 में बना था, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड इश्यू किए हैं उसी को कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलेंगे। मीन्स हमारा सीए में इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू कर सकता है, उसकी बॉडी है सीएएसबी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा। एंड ये खुद हमारा सीएम इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए भी उन क्या रखेंगे, एक कमेटी रखेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे। चलो सब सेक्शन 4 क्या बता रहा है, ऑडिट कंडक्टेड shall be in addition to audit under section 143। ये 143 में कौन सा ऑडिट आता है सर, सीए जो करता है ना वो ऑडिट आता है 143। याद रखना 128 से 138 के जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, वो बुक्स के सेक्शन, कौन से, 128 से 138, एंड 138 से 147 या इवन इंक्लूडिंग 148 तक वो किसके सेक्शन है, ऑडिटिंग के सेक्शन है। उसमें 147 तक फाइनेंशियल बुक्स के ऑडिटिंग सेक्शन है, एंड 148 में कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये 143 में कौन सा ऑडिट है भाई, जो सीए करता है वो। तो ऑडिट कंडक्टेड, अगर आपका ऑडिट किसी सीए ने किया हो फाइनेंशियल बुक्स का, तो आप ऐसा बोल सकते हैं हमारा तो ऑडिट हो गया भाई, अब वापस से थोड़ा करें। अरे भाई वो फाइनेंशियल बुक्स का ऑडिट हुआ है, यहाँ तो अभी 148 कौन बता रहा है, कॉस्ट ऑडिट। तो भले आपका फाइनेंशियल ऑडिट हो चुका हो, आपको अलग से कॉस्ट ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। एक मूवी था, आई थिंक गोपी किशन करके, बहुत साल पहले सुनील शेट्टी का मूवी आया था, जिसमें सुनील शेट्टी डबल रोल में था। और एक बार दोनों सुनील शेट्टी है ना उसके लड़के को दिख जाते हैं, तो वो बोलता है मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। अब ऐसा ही है कि कोई एक कंपनी है जिसको कंपनी होने की वजह से फाइनेंशियल ऑडिट तो मैंडेटरी है, एंड वो ये 148 के हिसाब से रूल 3 में भी कवर्ड हो रही है, तो उसका कॉस्ट ऑडिट भी मैंडेटरी है। अब वो कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा और वो कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट भी होगा, दोनों ऑडिट होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये कराया तो ये क्यों कराते हो, और ये वाला कराया तो ये क्यों कराते हो, दोनों लगेंगे, मेरे को दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आगे 5वां नंबर, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ये बात है ना कॉस्ट ऑडिटर की है, उसके राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस वो सेम है, जरा देखिएगा। तो देखो qualifications, rights, duties and obligations applicable to auditors shall apply to a cost auditor appointed under this section, and it shall be the duty of a company to give all assistance and facility to cost auditor for this section for auditing purpose, cost records। अब है ना जरा समझ लीजिए, इन्होंने क्लैरिटी करने में थोड़ी गड़बड़ की है। क्या लिखा है, disqualifications, qualifications, rights, duties and obligations applicable to auditors, that is CAs, chartered accountants, shall apply to a cost auditor। आप समझ रहे हो, मीन्स ये जो सेक्शंस है ना कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिट करने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या लगेगी,
या फिर आपका राइट्स कौन सा है बीइंग ऑडिटर, आपका बीइंग ऑडिटर ड्यूटीज क्या है, बीइंग ऑडिटर आपका ऑब्लिगेशन क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में कहा गया है वो सभी चीजें कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कही गई है। सर तो क्वालिफिकेशन में वहां सीए है और यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये काम कौन कर सकता है, 148(3) में क्या बताया कि कॉस्ट ऑडिटर कर सकता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन उधर फाइनेंशियल बुक्स का ऑडिट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीए। तो कॉस्ट बुक्स का क्वालिफिकेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कॉस्ट बुक्स का ऑडिट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीए में। ठीक है, आगे अब इसका प्रोविजो है, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस, दैट रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इट इज सबमिटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, किसको, टू द बोर्ड। क्यों सर ऐसा, सीए का जो रिपोर्ट है ना वो हर एक शेयर होल्डर के पास जाता है। आप देखना, आपने किसी कंपनी के शेयर लिए होंगे तो उसका है ना ऑडिटर्स रिपोर्ट, एजीएम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब आपको मिलेगा, बराबर। बट सर कॉस्ट ऑडिटर का, मैंने कोई कंपनी में शेयर खरीदे और उसके कॉस्ट ऑडिट भी होता है तो उसका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास क्यों नहीं आता है। तो पहले तो बता देता हूं कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर जो बनेगा वो कौन बनाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट। किसको देगा, बोर्ड को देगा, क्योंकि उसको अपॉइंट किसने किया था, बोर्ड ने। मेरे को जिसने अपॉइंट किया ऑडिट के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए, मैं उसको ही रिपोर्ट सबमिट करूंगा ना। तो मेरे को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट नहीं किया था। अगर शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया होता तो मैं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने अपना रिपोर्ट रखता। बट सिंस मेरे को अपॉइंट किसने किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो मैं अपना रिपोर्ट किसके सामने रखूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर एक बार कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आ जाए फिर कॉस्ट ऑडिटर्स क्या करेंगे, तो उनको ये सेम रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, सेम रिपोर्ट, एंड उसमें भी अपनी टिप्पणी देके। अगर मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं, आपकी कंपनी में 10 प्रॉब्लम्स ढूंढ के रखे और मेरे रिपोर्ट में लिखे कि इतनी इतनी गड़बड़ी है, तो ये गड़बड़ी के सामने आपने क्या एक्शन लिए है या क्या लेने वाले हो वो आपको अपने रिपोर्ट में लिखना है। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा ना तो अपना रिपोर्ट बनाएगा, उसका फॉर्मेट है CRA3। क्या है, CRA3। एंड वो रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही रिपोर्ट अपनी कमेंट के साथ गवर्नमेंट को देगा, उसका फॉर्मेट है CRA4। तो 4 CRA है, CRA 1 2 3 4, 4 फॉर्मेट है। उसमें से पहला समझ में आ गया क्या था, वो 30 कॉस्ट आइटम्स के नाम लिखे हैं और उसकी डिटेल्स दी है, उनके ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के, नंबर 1। CRA1 ये है। CRA3 क्या है, तो CRA3 में क्या है, आपको कॉस्ट ऑडिट का जो फॉर्मेट है वो CRA3 में है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। एंड ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का मैनेजमेंट, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट को जब देता है तो वो CRA4 के अंदर देता है। CRA4 मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट CRA3 प्लस कमेंट ऑफ द बोर्ड, बस खत्म, दैट इज CRA4। CRA4 क्या है, CRA3 प्लस कमेंट बाय द बोर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा है आगे का सबसेक्शन 6, कंपनी शैल विद इन कितने दिनों में, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर इन पर्सन ऑफ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 फर्निश द गवर्नमेंट। देखो कंपनी की जवाबदारी दी है कि एक बार कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर कंपनी को मिल जाए तो जिस दिन मिल जाए उसके 30 दिनों के अंदर उनको गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट देना पड़ेगा, along with full information and explanation on every reservation or qualification content therein। इसको हम क्या बोलते हैं, CRA4। मीन्स कंपनी को ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा along with their comments, that is CRA4, बराबर। एंड ऊपर ये जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, और यहाँ वो जो रिपोर्ट देगा CRA3 में वो प्लस अपने कमेंट्स CRA4 के अंदर गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सो सर कंपनी को ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस अपने कमेंट्स कौन सी गवर्नमेंट को देने, सेंट्रल या स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों सर ऐसा, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है और कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट को सबमिट करोगे तो कौन सी गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आगे, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन furnished by the company
Under subsection 6, central government is of the opinion that the further information and explanation is necessary. It may call for such further information and explanation, and company shall furnish the same within such time as may be specified by the government. Means अगर आपने CRA3 being a cost auditor कंपनी को दे दिया, कंपनी ने CRA3 प्लस उनकी जितनी जितनी कंप्लेंट्स थी उस पे अपने आंसर्स कमेंट फॉर्म में लिख के CRA4 गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट चाहे तो आपके पास से क्या मंगा सकता है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मंगा सकता है। क्या मंगा सकता है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एंड ये एक्सप्लेनेशन जब गवर्नमेंट मंगवाएगा तो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब लास्ट सबसेक्शन है नंबर 8, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड। अगर ये प्रोविजन आपको लग रही है, मीन्स कंपनी को लग रही है, और वो प्रोविजन को फॉलो करने में अगर आपने कुछ गड़बड़ की, मीन्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, भले एप्लीकेबल थे बट नहीं बनाए, चलो बनाए तो ऑडिट नहीं करवाया, भले एप्लीकेबल था बट नहीं कराया, तो वो वाले केस में रिकॉर्ड्स ना बनाए या फिर उसका ऑडिट ना कराया, या फिर जिस चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगी थी वो आपने नहीं दी, तो वो सब केसेस में company and every officer who is in default, it is punishable under 147(1). सर 147(1) क्या है? ये पेनल्टेटिव सेक्शन। अगर आपने ऑडिट करने में गड़बड़ी की, सॉरी ऑडिट जब ऑडिटर करने आया और आपने ऑडिटर को सपोर्ट नहीं किया, तो कंपनी और कंपनी का हर एक ऑफिसर जो ऑडिटर को सपोर्ट करने के लिए जवाबदार था, रिस्पॉन्सिबल था, वो सभी को सजा होगी 147(1). अब क्या है हमको जानने की जरूरत नहीं। दूसरा, कॉस्ट ऑडिटर इन डिफॉल्ट। अब यहाँ कौन डिफॉल्ट में था? पहले केस में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, मीन्स यहाँ डिफॉल्ट कंपनी का होता है कि कंपनी ने उनको इन्फॉर्मेशन ना दी, कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट ना करवाया, कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनवाया, ये कंपनी की भूल है, तो उसको सजा 147(1) के हिसाब से होगी। बट अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कुछ गलती की, मीन्स वो आया ऑडिट करने के लिए बट उसने प्रॉपर ऑडिट नहीं किया है, जो चीजें देखनी थी वो नहीं देखी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए थे 1 से 24 नहीं फॉलो किए, जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 से 5 फॉलो करने थे वो नहीं किए, और अपना ऐसे ही रिपोर्ट ऑडिट करे बिना या फिर कम ऑडिट किए करके रिपोर्ट दे दिया, बराबर, तो वो वाले केस में द कॉस्ट ऑडिटर इन डिफॉल्ट है, एंड उसको कितनी सजा होगी? तो 147(2) से लेकर के 5 तक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सजा है। बट 147 पेनल्टी का सेक्शन है, समझो। ओके, तो यहाँ आपका 148 नंबर का सेक्शन खत्म। ठीक है, अब मेरे को क्या दिखाना है? अब यहाँ उन्होंने हमको हिंट दी थी सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 में क्या कहा था कि गवर्नमेंट बाय ऑर्डर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या फिर कोई सर्विस सेक्टर में है, ऐसी कंपनियों को क्या करेगी? प्रिस्क्राइब करेगी और उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। अब ये प्रिस्क्राइब करना मीन्स रूल बना के बताना। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में कुछ मोर देन 32 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रूल्स है। ये रूल का नाम है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल। दूसरे ऐसे अकाउंट्स के रूल है, अलग अलग चीजों के अलग अलग रूल्स है। तो इसमें ये कॉस्ट ऑडिट के रूल्स, कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, सॉरी CRA रूल्स बोलते हैं। तो अब हम वो रूल्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। सो नाउ माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी दैट रूल 1, 2, 3, 4 जो इधर दिया है चैप्टर नंबर 2 में। मैं लॉजिक की सीक्वेंस में जाता हूँ, बाकी जितना भी कंटेंट है आपका वो हम कवर कर लेंगे, बट राइट नाउ आई एम गोइंग विद द लॉजिक। तो ये रहे रूल्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, ये रूल 3 का ही एक्सटेंशन है, ये पूरा रूल 3 है। फिर ये उसका फॉर्मेट है, फिर आता है रूल 5 एंड देन रूल 6, बराबर। ये CRA 1, 2, 3, 4 उसके फॉर्मेट है, और यहाँ आपका आई थिंक ये रूल 6 है। हाँ, ये रूल 6, उसके ऊपर है रूल 5, ये रहा रूल 5। ठीक है, तो रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको पढ़ने हैं, तो वहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है इसका? CRA रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। क्लियर?
सो क्लियर हो, 148 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। एंड अब हम जंप कर रहे हैं कहाँ, CRA रूल्स के अंदर।